नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूनुस राज में बांग्लादेश भस्म हो रहा है, हिंदुओं के लिए नर्क बना हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुओं का खून बहाना मानो बांग्लादेश में एक फैशन बन गया है, एक कल्चर बन गया है। कट्टरपंथ की बढ़ती टोली भाईचारे के मकान को फूंक रहा है। जिस बांग्लादेश की बीज भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़कर रोपी, जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया, बनाया, क्योंकि वहां के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तानी बांग्ला बोलने वाले लोगों को गरीब, जमीन में रेंगने वाले कीड़े और भूखा नंगा समझते थे। और ये जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान पर इस तरह जुल्म करता था क्योंकि ये पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को इंसान ही नहीं समझता था। आप इतिहास की किताब उठाकर देख लीजिए कि किस कदर अत्याचार किया जाता था पाकिस्तानियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के दौर में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसी बांग्लादेश का जन्म हुआ बंगाली भाषा बोलने की वजह से। भारत ने वो युद्ध लड़ी 1971 की, 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया और बांग्लादेश पैदा हुआ। लेकिन यही बांग्लादेश आज अपनी औकात भूल रहा है। यही बांग्लादेश जिहादी आग में धधक रहा है। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कट्टरपंथी यूनुस मुल्ला मुनीर के रास्ते पर चल पड़ा है। खैर, बहुत मशहूर कहावत है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो सही होता है। तो इलाज तो होगा, ट्रीटमेंट होगा, लेकिन देखिए कि गठजोड़ कैसे बना। जिहादियों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू क्यों हैं? उनके धार्मिक मंदिर क्यों हैं? बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक अहम देश, जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सदियों से रह रहा है, लेकिन समय समय पर हिंसा, तोड़फोड़ और पलायन की खबरें सामने आती हैं। बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। जब अफगानिस्तान से अमेरिकी आर्मी निकली तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अफगानिस्तान गया कि हम अपने टाइज बेहतर कर लेते हैं, हम इस्लामिक ब्रदरहुड वाले भाई हैं, हमारे बीच में बिरादर वाला भाईचारा है। लेकिन अफगानिस्तान जानता था कि पाकिस्तान उस दो मुंहे सांप का नाम है जो आगे से तो डसता ही डसता है, वो पीछे से भी डसता है। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दूरी बनानी बेहतर समझी। और हुआ क्या? आज की तारीख में देख लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 36 कहां खड़ा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, हमले किए हैं, युद्ध छेड़ने की कोशिश की है। एक कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक, फाइटर जेट्स भेजता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना सरकार गिराई गई, वैसे पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा गया। लेकिन वो जनरेशन जिसने पाकिस्तान के हाथों मार खाई थी बांग्लादेश के अंदर, वो जनरेशन खत्म हो चुकी थी। अब एक नई पौध, जो इस्लामिक कट्टरपंथ की आंच में पकी हुई पौध है, वो जनरेशन खड़ी हुई। उसको पाकिस्तान में अपना दोस्त नजर आया और अब वो पाकिस्तान वहां सिक्का जमा कर बैठ गया। और अब यूनुस और मुनीर दोनों मिलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के पीछे पड़ गए। खैर, कर लें जितनी कोशिश करनी है, लेकिन बांग्लादेश को जिस दिन हकीकत पता चलेगी, उस दिन बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। और तब शायद भारत उस नजरिए से बांग्लादेश को अब ना देख पाए जिस नजरिए से हम बांग्लादेश को अब तक देखते आए थे और उसकी मदद करते आए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेटर इकोनॉमी है। बांग्लादेशी टाका, जो बांग्लादेश की करेंसी हो, पाकिस्तान से मजबूत है। लेकिन अब उनका देश गर्त में जा रहा है। वजह है पाकिस्तान। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। क्या मुल्ला मुनीर और कट्टरपंथी यूनुस ने मिलकर बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया?
और कहा बांग्लादेश का पतन तय है। बांग्लादेश में आज सवाल धर्म का नहीं है, सवाल डर का है, सवाल जिंदगी का है, सवाल सुरक्षा का है। ढाका से लेकर छोटे शहरों तक आगजनी, तोड़फोड़ और उपद्रव हो रहे हैं और हर बार निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू नागरिक। तो सवाल ये उठता है, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होना अपने आप में अपराध बनता जा रहा है? इस हिंसा की पूरी पिक्चर देखकर साफ लगता है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बैठकर लिखी गई है। वही मुनीर जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, उसके सहारे भारत और हिंदू विरोधी षड्यंत्र रचता है। क्योंकि जो हाल पाकिस्तान में हिंदुओं का है, वही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं का हो रहा है। बांग्लादेश का यूनुस मुल्ला मुनीर की कठपुतली बन चुका है और पाकिस्तान के प्रॉक्सी की तरह बांग्लादेश एक्ट कर रहा है। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है? कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, उसको खंगालना भी बहुत जरूरी है। पहली वजह, मजहब के नाम पर मुनीर के साथ यूनुस की गहरी दोस्ती, और यह आदमी मजहब के नाम पर दोस्ती करता है, जो कि नोबेल प्राइज है। और नोबेल प्राइज को कैसे मिला, सोचिए। दूसरी वजह, यूनुस चीन का समर्थक है, पाकिस्तान भी चीन का पिछलग्गू है। तीसरी वजह, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों का उभार, उनको हवा देना, उनको प्रश्रय देना, उनको पालना पोसना। पाकिस्तान भी यही करता है और इनका कॉमन एजेंडा है भारत का विरोध। चौथी वजह, यूनुस कट्टरपंथी संगठनों की कठपुतली है जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे हैं। अभी फजलुर रहमान कुछ दिनों पहले बांग्लादेश से होकर आया है और देखिए बांग्लादेश जल रहा है। और सबसे ज्यादा टारगेट पर वहां के माइनॉरिटी वाले हैं। अरे भाई, वो आपके माइनॉरिटी के लोग हैं, वो बांग्लादेशी हैं, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उनको टारगेट करके भारत को परेशान करने की सोच रहे हो। भाई, तुम्हारी बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में, तुम्हारे यहां मानवाधिकार कुचला जा रहा है और ये नोबेल प्राइज विनर कट्टरपंथी यूनुस जो आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा है। पांचवी वजह, यूनुस पाकिस्तान परस्त है और एक साल में 2 बार शहबाज से भी मिल चुका है। छठी वजह, बांग्लादेश के अफसर और नेता लगातार पाकिस्तानी सेना के संपर्क में। और खबर तो यह भी मिली है कि बांग्लादेश में आईएसआई का एक सीक्रेट दफ्तर भी खोला गया है, जहां आईएसआई के ऑपरेटिव पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। सातवीं वजह, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर पिछले 1 साल में कई बार ढाका का दौरा कर चुके हैं। आठवीं वजह, अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें हावी हो गई। नौवीं वजह, पाकिस्तान बांग्लादेश की मौजूदा हालात एक जैसी है, दोनों का एजेंडा इस्लामीकरण वाला नजर आता है। 10वीं वजह, यूनुस और मुनीर दोनों ही अपने देश के मौजूदा हालात से निजी फायदा ले रहे हैं। सोचिए, अगर किसी का नाम, कपड़े या धार्मिक पहचान उसे हिंसा का शिकार बना दे तो क्या वो देश सुरक्षित कहलाएगा? अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में असुरक्षित हैं, पाकिस्तान में असुरक्षित हैं और उनकी पहचान उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। बीच सड़क पर हवा में फांसी पर लटकाकर आग लगा देना कहां होता है पूरी दुनिया में? किस समाज में होता है? कौन से देश में होता है? क्या हो रहा है? ये मुनीर के रिमोट से चलने वाली यूनिस सरकार कहती है कानून काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कानून है कहां? गिरफ्तारियां हैं कहां? एक्शन है कहां? फिर बयान और फिर वही सन्नाटा। क्या यही न्याय है या सिर्फ मामले को संभालने की कोशिश? कट्टरपंथी ताकतों की आग में बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर है। बांग्लादेश में राजधानी ढाका समेत ज्यादातर बड़े शहर हिंसा की चपेट में है। शेख हसीना के विरोधी एक और नेता को गोली मार दी गई। गुरुवार को छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। अल्पसंख्यक हिंदू नागरिक लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों ने हत्या की। गोविंदा विश्वास के हाथ में कलावा देकर पीट दिया। बांग्लादेश में जगह जगह इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराए जा रहे हैं। मुल्ला मुनीर और कट्टरपंथी यूनुस का मंसूबा बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बना दो। लोकतंत्र गया तेल लेने, लोकतंत्र को आग लगा दो। हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुओं का सफाया कर दो और देश में शरिया चला दो। इतिहास गवाह है, जो देश अपने ही नागरिकों की अनदेखी करता है वो अंत में पाकिस्तान बनता है, सोमालिया बनता है। और ये हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, ये भारत का भी मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोस का मुद्दा है।
और बांग्लादेश के अंदर जिस बांग्लादेश को प्रॉस्पर बनाने की भारत ने 1971 से कोशिश की, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बांग्लादेश को बनाया, सजाया, संवारा, इंडस्ट्री दिया, बांग्लादेश के इकोनॉमी को चलना सिखाया, उसी बांग्लादेश को मुनीर और यूनुस ने मिलकर आग लगा दिया। बांग्लादेश को धधकाने के पीछे यूनुस और मुनीर का प्लान डिकोड कर लिया गया है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जमाते इस्लामी इस काम में लगी हुई है और चुनाव के बाद पूरी तरह कमान देने की तैयारी है। जमाते इस्लामी अगले साल होने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसी सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे, हथियार भी बनाएंगे। ढाका के सहारे पाकिस्तान अपनी पहुंच भारत की सीमा तक और करीब करना चाह रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कई इलाकों में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स भी खोलना चाह रहा है। यानी यूनुस राज में बांग्लादेश अब भस्म होने की कगार पर ही है। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बन चुका है। कट्टरपंथी यूनुस के जिहादी आग से बांग्लादेश बेहाल है और मुल्ला मुनीर के खतरनाक प्लान से हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। पिक्चर क्लियर है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल जे एस सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से इस वक्त लाइव हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सज्जाद बुखारी जी से मेरा पहला सवाल है। सज्जाद बुखारी जी, बधाई हो आपको। आपकी खुफिया एजेंसी, आपकी सरकार अपने एजेंडे में कामयाब हुई और बांग्लादेश जल रहा है और उसकी इकोनॉमी भी अब आपकी इकोनॉमी के बराबर आ जाएगी। विवेक जी, आदाब अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमहीद बांधी, आपने 10 वजूहात भी बता दी कि ये वजूहात हैं हमारी और जो इस वक्त प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी ये वजूहात है। लेकिन आपने उन 10 वजह में से सबसे बड़ी वजह नहीं बताई कि ये हमारा मशरकी पाकिस्तान जो कि हमसे दो लख्त हुआ, जिसको अभी आपने एक्सेप्ट भी किया कि 1971 के बाद आपने वहां पे डेवलपमेंट की, आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुक्ति बानी तहरीक को आपने सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीब और उसके पूरे खानदान को आपने सपोर्ट किया और उन्हीं की एक सपूत हसीना वाजिद जिसको एक डेथ सेंटेंस हुआ है और उसको आपने दिल्ली में पनाह दी हुई है, मुंबई में पता नहीं पनाह दी हुई है, खैर जहां भी आपने पनाह दी है वो हिंदुस्तान में। ये वो खातून है जिसने बाकायदा अपनी फौज को खुद वो ऑडियो जो लीक हुई थी, वो ऑडियो 9 जुलाई को 2025 में, जिसका बीबीसी जो है वो भी उसका हवाला दे रहा है। आप जाके चेक कर लें कि आप हसीना वाजिद ने बाकायदा अपनी फौज को मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल और साथ में स्ट्रेट फायरिंग का हुक्म दिया। आपने उस खातून को अपने पास रख के ये इस बात का अमली मुजाहिरा किया। आपका तो उनके साथ कुछ बनता ही नहीं था। हसीना वाजिद को आपने पनाह देकर आपने बांग्लादेश के अंदर जो है उस तहरीक को जो कि एक इनकलाब है यूथ का, उसको आपने मुतहर्रिक किया, अपने खिलाफ मुतहर्रिक किया। बांग्लादेश के अंदर आपका जो इंटरवीन है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने श्रीलंका में टामिल्स को जफना में सपोर्ट आप देते रहे। उसके बाद महिंदा राजापक्से का ऑपरेशन जो है वहां पे हुआ। मालदीव्स की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपका इंटरवीन जो है वो पाया गया। इसी तरह आप पूरे खित्ते के ममालिक में मदाखलत करते हैं। तो ये आपका किया धरा है। मुझे आज आपकी गुफ्तगू, तकलीफ, मिर्च, दर्द, जलन और ये जो आपकी झुलझुलाहट है, इससे इस बात का अंदाजा हो गया है कि एज यू सो सोशल यू रीप। आपने जो गड़ा दूसरे के लिए खोदा था उसमें अब आप खुद गिर रहे हैं और मुक्ति बानी तहरीक को आपने सपोर्ट किया। अब आपका जो शिराजा बिखरा है, वो आपका जो फाइनेंसिंग थी, वो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो भी सारी की सारी जाया हो गई। एक नोबेल पीस प्राइज लेने वाला चीफ एडवाइजर जो कि अब एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है एक निगरान हुकूमत को चलाकर एक बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम और वो एक इलेक्शन करवाना चाहता है और आपने उन्हीं की तहरीक के एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। ये कैसे पता आपको उस्मान हादी की हत्या भारत ने करवाई? मुझे तो खबर मिली है वहां की सरकार ने करवाई, क्योंकि उस्मान हादी पॉपुलर हो रहा था। कल को पॉपुलर हो जाता तो यूनुस सरकार के लिए खतरा बनता अगर वो चुनाव जीत जाता। मुझे तो खबर मिली है कि वहां की सरकार ने उसको किल करवाया। उसके एक तीर से दो निशाने हो गए। भारत विरोधी एजेंडा भड़का लिया और उसको रास्ते से भी हटा दिया।
देखिए, मैं आपके साथ कोई इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी 28 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट पे 15 दिसंबर तक उन्होंने बाकायदा तौर पर यह पोस्ट किया कि मुझे 28 से ज्यादा गैर मुल्की और मकामी टेलीफोन से धमकियां दी जा रही हैं, मुझे कॉल्स की जा रही हैं। तो लिहाजा उस बंदे ने इस बात का एतराफ भी किया, और ये ठीक उसी दिन जो है इसका कत्ल हुआ जब इंतखाबात का ऐलान हुआ और वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आना अरे चाहता किसी था। देश में वो एक और ये आतंकी कट्टरपंथी मारा गया, हमको उससे क्या लेना देना भाई? हुए रहा आप था। हमारे सिर पर तो जबरन जब क्यों आप डाल रहे हैं? हमको क्या अब लेना मेरी देना बात उस्मान सुनिए आदि? ना, कौन क्या कर लेता वो आदमी भाई साहब? सजाद बुखारी जी, हमने तो दलाई लामा को रख लिया यहां पर। हम तो चीन से नहीं घबराए। ये बांग्लादेश की क्या औकात है? उसको अगर कुछ नहीं कर सकता था या बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपका पूरे का पूरा मीडिया जो है वो क्यों बांग्लादेश यात्रा, बंगाल यात्रा में लगा हुआ है? क्यों सारा दिन जो है आपका इस भंवर से जो है वो निकलने का ना नहीं मन देखिए, करता होता है, क्या ना बुखारी ही साहब, अब आप। मैं ठीक है आपकी बात आ गई, मैं आपको बता देता हूं। होता यह है कि जब आपके घर का पढ़ा लिखा समझदार बच्चा मोहल्ले के सबसे बदमाश और मोहल्ले के सबसे जो है गिरे हुए लड़के के साथ दोस्ती कर ले, तो फिर तकलीफ होती है कि भाई आप कहां अपना अपना संगत खराब कर रहे हो। तुम अच्छा पढ़ा लिखा, तुम्हारा करियर बन जाएगा, आगे भविष्य तुम्हारा सुधर जाएगा, तुमने दोस्ती कर ली मोहल्ले के डॉन गुड्डे बदमाश थे, अब वो गुंडा बदमाश तुमको अपने साथ में गुंडा बदमाश बना देगा। कॉन्सेप्ट ये है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, वो आपका कभी पड़ोसी था ही नहीं, वो आपका कभी पड़ोसी था ही नहीं, फिर क्या बल्कि था? वो आप, मैं बता रहा हूं आपको ना, मैं बता रहा हूं, वो आपका पड़ोसी इसलिए नहीं था क्योंकि आप उसको अपना एक असासा समझते थे, और हसीना वाजिद के जरिए आप जो ढाका के अवार्ड, फॉल ऑफ ढाका के अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिलवा रहे थे, हाँ। शेख मुजीब के साथ मिलकर जो आपने किया वो तो रिकग्नाइज्ड हुआ। वो तो आपने खुद ढाका में अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी को, यही हसीना वाजिद के जरिए। आपने तो अकूबत खाने और जेलें बनवाई थी जो बाद में दरियाफ्त हुए, जहां वो अपने जो नाकदीन हैं उनको वहां पे कैद करते थे, वो खवातीन के इंटरव्यूज भी सामने आ गए। आप तो एक्सपोज हो गए, आप तो नंगे हो गए, आपका तो बीच सड़क पे भांडा फूट गया। कुछ आप नहीं अभी हुआ क्या है, अरे परेशान हो परेशान गए? मत होइए, कुछ नहीं हुआ है, तब बीपी लूज मत कीजिए साहब बुखारी जी। कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। आपको लग रहा है कि ये बांग्लादेश आपके लिए इस्लामिक ब्रदरहुड और नेक्स्ट हेवन बनेगा, ये आप लोग सोच रहे हैं। ये 71 वाली गलती दोबारा मत कीजिएगा। मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूं। मैं सोडी सर से एक बार समझ लूं, मेजर साहब एक सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं जल्दी से। सोडी साहब से पूछ लूं कि क्या चल रहा है इस रीजन में, इस एरिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है बांग्लादेश के अंदर। बुखारी साहब एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। सोडी साहब। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया युद्ध में और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा, तो 2 साल बाद 1973 में बांग्लादेश में पहला सेंसस हुआ, जिसमें ये आंकड़े निकल के आए कि बांग्लादेश में 14.6% जो लोग हैं आबादी के, वो हिंदू हैं। और पाकिस्तान में जब बंटवारे के बाद पहला सेंसस हुआ तो ये आंकड़े निकल गया कि पाकिस्तान में 1.5% हिंदू हैं उनकी आबादी। लेकिन अगले कुछ दशकों में क्या हुआ कि बांग्लादेश में जो 14.6% हिंदू थे, वो घटते घटते 7.95% ही रह गए, और पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद 1.5% से बढ़ते बढ़ते 2.14% हो गई। लेकिन भारत ने फोकस सिर्फ पाकिस्तान में रखा, जबकि बांग्लादेश में भी उसी तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, जो हम पाकिस्तान में भी खबरें आए गए दिन पढ़ते हैं। हमने बांग्लादेश को नजरअंदाज किया, और जब पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में तूफान आया, शेख हसीना को भागना पड़ा, तब हम सडनली जागे, लेकिन तब बहुत देरी हो चुकी थी। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। 8 जून 2017 को जनरल बिपिन रावत, जो हमारे तब के थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा, चीन, पाकिस्तान और हाफ फ्रंट जो देश के अंदर है। तब बांग्लादेश हमारे साथ था। आज हमें 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना होगा। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये एक आने वाले एक बड़े युद्ध का ये एक छोटा ट्रेलर है। हमें उसके लिए पूरी आर्थिक और सैनिक तैयारी करनी होगी। हमें
ये डायलॉग डिप्लोमेसी कुछ नहीं चलेगी। नहीं, हमारे ये पास 5 साल पाकिस्तान का समय बांग्लादेश है। की तरफ इंक्लाइन, ये बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन कैसे हो गया, जबकि डिप्लोमेसी में हमने देखिए, सब कुछ किया, हमने आप बांग्लादेश को बनाने में मदद की, बांग्लादेश को संवारने में मदद की, इन्वेस्टमेंट लाने में मदद की, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद की, इलेक्ट्रिसिटी में मदद की, क्या नहीं दिया बांग्लादेश को हमने? फिर भी ये इंक्लाइनेशन कैसे हुआ? ये तो फिर डिप्लोमेसी लेवल पे चूक हुई फिर। विवेक जी, इसी साल 22 मार्च को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बयान दिया, हमें पता था कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। 15 साल जो शेख हसीना का शासन रहा 2009 से 2024 तक, शेख हसीना ने जितने मेन ऑपोजिशन लीडर्स थे, खलीदा जिया को मिला के सबको कैद में रखा, वहां पे फ्री स्पीच नहीं होने दी। तो जब वहां पे एक ज्वालामुखी फटी 5 अगस्त को, तब सारी चीजें सामने आई पब्लिक डोमेन में। मेरे कहने का मतलब है, जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते, जो हिस्ट्री हो गई। लेकिन आने वाला जो संकट है वो 2030 के बाद कभी भी ये 3.5 फ्रंट वॉर होगी। मैं एक आखिरी मिनट चाहूंगा, बांग्लादेश बेशक भारत पे सैनिक मोर्चा खोले ना खोले वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें बांग्लादेश के लिए सैनिक तैयारी करनी होगी, जो हम पिछले साल 5 अगस्त तक नहीं करते थे। हमें लगता था भूटान और बांग्लादेश हमारे अटूट मित्र हैं, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। हमें अब 3.5 फ्रंट के लिए तैयार होना होगा। और ये जो आधा फ्रंट देश के अंदर है, इसका मैं खुलासा बाद में करूंगा जब आप अगला प्रश्न पूछेंगे। ये हमारे लिए उतनी ही दिक्कत करेगा जितना चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश करेंगे। जी, मलिक सर का रिएक्शन उसके बाद में मेजर साहब आपके पास आ रहा हूं। कर्नल मलिक सर। विवेक जी, जैसे कर्नल सोढ़ी बोल रहे थे, मैं उससे आगे बात करता हूं। देखिए, सवाल ये है कि आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए, ये क्या हुआ है कि जब लास्ट ईयर अगस्त 24 के अंदर जब वहां पे ये बवाल हुआ और शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, देखिए पाकिस्तान ये जानता है कि हम भारत के साथ डायरेक्ट एंगेज नहीं कर सकते, ना ही भारत को हम रिसोर्सेज में बीट कर सकते, ना ही मिलिट्री बीट कर सकते, ना ही स्ट्रेटेजिकली बीट सकते, ना ही इकोनॉमिकली बीट कर सकते। देखिए, आपको अगर अपने दुश्मन को टैकल करना है तो दुश्मन भी शाय मात का खेल खेलना चाहता है। उसने क्या किया है कि उसने ये रणनीति अपनाई कि एक ऐसी फॉल्ट लाइन जो दुनिया भर में है, जो धर्म की, रिलीजन की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना चाहा। ये बात सही है कि जैसे सोढ़ी साहब कह रहे थे कि वहां पे एक ऐसी पॉपुलेशन थी जिसको हम हिंदू पॉपुलेशन है, जो है वो तकरीबन 20% के ऊपर थी 1971 के आसपास। आज वहां पे 7 या 8% या 6 या 7%, कुछ भी कह सकते हो, इसके आसपास है। इस फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए और भारत के रिसोर्सेज को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट उलझ नहीं सकता, और उलझेगा तो मात खाएगा, बार बार खाएगा, चाहे जितने भी कर ले, क्योंकि उसके बहुत सारे, भारत ने जब से ये अपनी जो डोजियर देना छोड़ा है और भारत ने अपना पोजीशनिंग शिफ्ट की है, अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है और ये कहना छोड़ा है कि हम कड़े संदों में निंदा करते हैं, जब से हमने पाकिस्तान को निंदा करना बंद कर दिया है, हमने एक्शन लेना चालू कर दिया है। अब पाकिस्तान को ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत को आप डायरेक्टली आप बीट नहीं कर पाओगे, हरा नहीं पाओगे, उसको दोहन नहीं कर पाओगे आप, चाहे कितने भी टेररिस्ट और प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर ले। तो उन्होंने ये बांग्लादेश को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना चाहा, यानी अपना प्रॉक्सी बांग्लादेश बनाने की कोशिश चल रही है। फजलुर रहमान जा रहे हैं, इनके पुराने मिलिट्री के लीडर्स जा रहे हैं, जो कि आज सिविलियन की हैसियत से, वेटरन की हैसियत से वहां पर जाके कैडर को रेडी कर रहे हैं। 2024 का जो वहां पर बवाल हुआ है, ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट हो गया, ओवरनाइट दिखाया गया। विवेक जी, जो दिखाई जाती है पॉलिटिक्स में चीजें, उसके पीछे काफी पहले से चलती है। अंडर करंट्स पर ध्यान दीजिए। अंडर करंट्स ये थी कि वहां की सोसाइटी को रेडिकलाइज किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, जो धर्म की, जो रिलीजन की जो फॉल्ट लाइन है, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो नेता है वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पाते हैं। कारण ही होता है कि ना उनको मिलिट्री उसको लगानी है, ना पुलिस लगानी, ना ही कोई सिक्योरिटी फोर्स लगानी है, लोगों को आपस में लड़ाती रहिए, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने ये अफगानिस्तान वाला कार्ड खेला, वही धार्मिक कार्ड जो अफगानिस्तान में खेलना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान में कामयाब नहीं पाए, लेकिन बांग्लादेश में कामयाब हो गए। बड़ी के और भी बड़े गेम है। चाइना बहुत खुश है, चाइना इज स्माइलिंग। चाइना ये कह रहा है कि खुश होगा सर, चाइना के हाथ तो तीतर घाट बटरे लग जाने वाली हिसाब किताब है। मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। मेजर साहब उस समय कुछ कहना चाह रहे थे। मेजर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, सबसे पहले तो मैं
विवेक भाई, आपकी मैं दाग देता हूँ। जिस तरीके से आप मॉडरेट करते हैं, आप एंकरिंग करते हैं, काबिल थैंक यू सर। तारीफ है। आप हर एक पैनलिस्ट को बहुत तफसील से सुनते हैं। और खास मैं इस पाकिस्तानी पैनलिस्ट को एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहूँगा और इसकी बोलती बंद करना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, ये ना बहुत अनाप शनाप बोलता है, कभी ये फैक्ट्स के ऊपर कभी बहस नहीं करेगा ये। अब इसको अगर ये खबर होगी को पैनलिस्ट तो है मेरे साहब, एक रिक्वेस्ट है, हम सनातन और हम हिंदुस्तान वाले लोग हैं, हम तहजीब हमारी जुबान में है, तो हम तहजीब अपनी को पैनलिस्ट के लिए भी रखें और एक जो जेस्चर होता है, गुड जेस्चर, उसको शो करें बिल्कुल एज एन इंडियन। बिल्कुल, मैं आपकी बात की मैं इज्जत एहतराम करता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो बांग्लादेश का जो एक लीडिंग डेली है, वो डेली स्टार्स, वो लीडिंग डेली है, उसमें रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ा था कि इनकलाब मोर्चों के जो मेंबर हैं, सेक्रेटरी अब्दुल्ला अल जाबर, उसने एक चेतावनी, एक वार्निंग इशू करी है इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि मंडे को हुई थी। और उसने कहा तो इंटरिम गवर्नमेंट है जो मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं, वो उसका जवाब दे। 24 घंटे का वक्त दिया था, 24 घंटे ज्यादा निकल चुका है, कोई जवाब आया नहीं है वहां से कुछ भी। तो बांग्लादेश के अंदर अभी फिलहाल बहुत सारी फूट उड़ने की संभावना है। अब देखिए, आपने जो बोला कि इसका जो स्क्रिप्ट लिखी गई है पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के यहाँ से, बिल्कुल। अब देखिए, बात ऐसी है कि हुआ क्या, बांग्लादेश को 71 में तो हमने लिबरेट कराया, ईस्ट पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश बनाया, इंडिपेंडेंस दी, आजादी दी। रोजमर्रा का सामान आटा, दाल, चावल, शक्कर तो पूरा हिंदुस्तान से आता है। अब बांग्लादेश अचानक से, पाकिस्तानी उनको जमीन का कीड़ा कहते थे भूखे नंगे लोग, ये गुलामी करने के लायक है, इनको गुलाम बना कर रखो। उठा के पढ़ लीजिए इतिहास की किताबों में क्या लिखा हुआ है। बुखारी साहब ने भी पढ़ा ही होगा शायद ऐसी किताबें जिसमें ये बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बांग्लादेशी को मुसलमान कंसिडर नहीं करते थे। एक तो अहमदिया को और एक ये बंगाली बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को मुसलमान नहीं मानते थे पाकिस्तान के लोग। हाँ, वो साबित हो गया, इसकी जुबान से निकल आया, पाकिस्तानी पैनलिस्ट के मुंह से बांग्लादेश को बंगाल बोल दिया इसने गलती से, एक्सपोज हो गया यहीं पे ये बंदा। अच्छा, एनीवे, अब बात ऐसी है कि मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई और शेख हसीना हिंदुस्तान में आई शरण लेने के लिए, तो अचानक से जब रिश्ते बदले, क्योंकि पाकिस्तान मौकापरस्त है, पाकिस्तान और चीन, शातिर चीन, चालबाज चीन, उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए, अब देखिए क्या तो पता है, बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बी है, 8 पनडुब्बी की बात हो रही है चीन के सहयोग से। मोहम्मद यूनुस साहब जाते हैं चीन, मार्च में स्टेट विजिट करते हैं, और ये एक अनरिटन रूल था कि बांग्लादेश का जो पहला वजीर आजम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वो स्टेट विजिट पे पहले हिंदुस्तान आता है, अनरिटन रूल। मोहम्मद यूनुस साहब जाते हैं चीन, जमात इस्लामी को भी न्योता मिलता चीन से, वो गया जमात इस्लामी चीन की जाके आया है, और चीन से कर्जा भी मिलता है बांग्लादेश को, और चीन बांग्लादेश को इस्तेमाल करता है एज अ ब्रिज हिंदुस्तान में गुड्स भेजने के लिए। तो बांग्लादेश का झुकाव हो गया है चीन पाकिस्तान की तरफ को, शातिर। लेकिन बांग्लादेश को ये समझना होगा कि वो शॉर्ट टर्म हो रहा है, और जहां पर जो दार साहब की हत्या हुई है ना बेरहमी से, मैं सख्त निंदा करता हूं, और उसके बारे में बहुत गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और निंदा करना काफी नहीं है, एक एक्शन होना चाहिए कि भाई ऐसे इन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया है। भैया, कौन इंसानियत के नाम पे, देखो जरा, कौन किसी को मार के, लटका कर, जला के वीडियो निकालता है, और ऐसे तरह तरह के स्लोगन्स कि भैया शर्म की बात है बहुत। ये पाकिस्तानियों का रिवाज है बेसिकली। तो ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेशी की नहीं थे ऐसे। नहीं, ये तो नई जनरेशन, नहीं सर, ये नई जनरेशन को पता नहीं कि 1971 में इंडियन आर्मी ने क्या किया था। ये एहसान फरामोशी वाली बात है। खैर, बांग्लादेश को तो हम डील कर लेंगे, इंडिया लॉक्ड कंट्री है, 3 तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, जाएंगे किधर ये आखिरकार, बकरी का माँ कब तक खैर मनाएगी। बुखारी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? बुखारी साहब, देखिए, आपने जो बात की है, डेफिनेटली आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, और विवेक जी, मैं आज फिर कहता हूं, मुतादिद बार मैंने कहा है, क्योंकि ये आपके जो एक सस्ते ट्रोल हैं, ये तो हर एंकर को यही कहते रहते हैं, ये तो नैना को भी तारीफें करते हैं, वहां पे भी बटरिंग करते रहते हैं, ये तो हमेशा इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आपको मेरी तारीफ हजम नहीं हुई बुखारी साहब? मेरी तारीफ अगर कर दी भाई साहब ने तो आपको बुरा लग गया? अच्छा विवेक, आप बताएं, मैंने आपकी कितनी दफा तारीफ की है? नहीं की, आपने भी की है तो और लोग भी कर सकते हैं ना। अगर मुद्दे अच्छे हैं, सवाल बढ़िया है,
पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है, बढ़िया ठुकाई चल रही है, तो फिर तारीफ हो सकती है, कोई भी कर सकता है। देखिए मेरी बात आप भी कीजिए। आप बड़े मंजे हुए और बड़े अपने पैनलिस्ट को बड़े इक्वालिटी के साथ और कहीं पर आपकी जानिब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, बल्कि मैं आपके शो के अलावा मुताबिक शोज का बाइकाट भी कर चुका हूँ। वो खैर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। मुद्दे पे आओ। जी, मुझे पता है आप सस्ते ट्रोल हैं, आप जरा थोड़ी देर खामोश रहें। और थोड़ी क्या देर कई बात, खामोश। ये बुद्धू आदमी है बिल्कुल भी। आप ये सस्ते अनाप ट्रोल शनाप हैं। की हवा में बोलता है। अब मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, Come to the point, आपका कोई dude. कैलिबर ही नहीं है, आपका Come कोई to the कैलिबर ही point नहीं है। यार। अच्छा आप ठीक है, सस्ते ट्रोल, आपने कैसे आप मान सस्ते लिया, ट्रोल। चले आपने कैसे मान मैं लिया। आपसे एक एक नहीं करके, एक एक बात करके, नहीं प्लीज करना पीसीआर, एक एक करके, एक एक करके। बात, मैं आपसे समय बात सीमित नहीं है, करना चाहता। समय कम है। एक एक करके अपनी बात एक एक करके रखें। सज्जाद बुखारी जी, अपनी बात रखिए आप। जी विवेक जी, इन्होंने अभी अब्दुल्ला का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने नेशनल जो सिटीजन पार्टी है उनके हसनात अब्दुल्ला का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने कहा कि हम आपकी 7 सिस्टर्स जो है उसको अलग कर देंगे आपसे। आपने उसका जिक्र नहीं किया। दूसरा अब्दुल्ला आपको याद था, चलो ये हसनात अब्दुल्ला मैं आपको याद करवा देता हूं, ठीक है। अब आ गई बात यहाँ पे, इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया कि इन्होंने कहा बोलती बंद कर दूंगा। तो ये बोलती बंद करने वाले जिन्होंने टर्म इस्तेमाल किया ना, ये बोलती इनकी शायद बंद है, तो इनकी मैं बोलती खोल दूंगा। मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ, इनकी बंद बोलती को मैं खोल दूंगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में आके सिर्फ ट्रोल करते हैं और इनके पास जरा बराबर हकायक नहीं होते हैं। इस मूवमेंट के पीछे विवेक जी आप लोगों की गलतियां हैं, जिसका मैं कर्नल साहब को और संजीव मलिक साहब को, बिलखुसूस कर्नल साहब को अप्रिशिएट करता हूं, जिन्होंने ये टर्म भी इस्तेमाल की कि हसीना वाजिद वहां से भागी। संजय मलिक साहब ने भी इस बात का एतराफ किया कि आप लोगों की गलतियां थी, जिसमें अगस्त के बाद आप लोगों को यह खमियाजा भुगतना पड़ा। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आप लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आप लोगों का टिल्ट जो था वो बांग्लादेश की आवाम के बजाय अरे भाई, तो हसीना वाजिद आपके पाकिस्तान के बांग्लादेश में दाखिल होने से तो वहां गुलाब के फूल उगने चाहिए थे, वहां पे फूलों के बगीचे बनने चाहिए थे, बांग्लादेश को प्रॉस्पर हो जाना चाहिए था, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट की झड़ी लग जानी चाहिए थी। 1.5 साल से हैं ना आप वहां पर, क्या किया आपने? बांग्लादेश को जलाने के अलावा, सुलगाने के अलावा, इस्लामिक कट्टरपंथ भड़काने के अलावा क्या किया आपने? फजलुर रहमान क्या स्पीच देकर आए थे वहां पर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने शुरू में भी विवेक जी कहा था ना कि वहां पे आप क्या कर रहे हैं, फिर आपने कहा वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो दुनिया में 58 इस्लामिक स्टेट हैं, तो अगर एक और होगी इस्लामिक स्टेट तो क्या मसला है, इसमें कौन सा हर्ज है? इस्लामिक स्टेट से आपको क्या मसला है? जहां पे मुसलमान, क्यों आप हिंदुत्व बना सकते हैं, आप अखंड भारत बना सकते हैं, आप शेख की धरती से सारों को नापाक करार देकर ब्राह्मण्स को पाक करार दे सकते हैं। तो इस्लामी रियासत से आपको क्या टेंशन है? अनोखा इस्लामिक रियासत बने ना भाई साहब, बने, सऊदी अरब जैसा बने इस्लामिक रियासत, कुवैत जैसा बने, बहरीन जैसा बने इस्लामिक रियासत, हमें क्या एतराज है? पाकिस्तान ना बने भाई साहब, पाकिस्तान ना बने, बस ये एक प्रॉब्लम। बस अनोखा लाडला खेलन को मांगिए चांद। 7.91 की आपकी पॉपुलेशन है, टोटल हिंदू पॉपुलेशन है, और आप जो है वो पूरे बांग्लादेश का ख्वाब देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं चीनी आटा पत्ती आप उनको देते रहे। आपको पता है वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो खुद मुख्तियार रियासत है। आपको उस टाइम तकलीफ क्यों नहीं हुई? चाइना गए, इन्होंने कहा पहले चाइना चले गए, जब केपी ओली शर्मा ने एग्रीमेंट किया था। मेरे साहब एक सेकंड आ रहे। केपी ओली शर्मा, अरे भाई आपने 1.5 साल में क्या उखाड़ लिया, ये तो बता दीजिए। आपको क्या मसला? अरे भाई साहब, आपने 18 महीने में क्या उखाड़ लिया बांग्लादेश जाकर, ये बता दीजिए। कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? चलिए इतना ही बता दीजिए, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया बांग्लादेश में? आज सज्जाद बुखारी जी यहां पर खुलासा करेंगे पाकिस्तान ने 1.5 साल में बांग्लादेश में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए भैया बताइए। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, हम तो आपकी प्रॉक्सी से भुगतते रहे हैं। हमारा तो 90% जो हमारा डिफेंस बजट है वो तो आप लोगों की प्रॉक्सीज का मुकाबला करते करते हम लोग जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बुखारी जी हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक तो काम करें खुद आतंकवादियों वाला, और उसके बाद हमें दोष दें कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। हम तो डे वन से आपको कह रहे हैं बातचीत की टेबल पर आइए। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मलिक साहब। विवेक जी देखिए, बांग्लादेश की हित में हमने अपना हमेशा हित रहा। 71 का इश्यू हुआ था रिफ्यूजी प्रॉब्लम से, करोड़ों रिफ्यूजी थे। आज भी हमारे यहाँ रोहिंग्या की कमी नहीं है, बांग्लादेशियों की कमी नहीं है, हर गली कूचे में भरे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए बांग्लादेश को ऐसी क्या सनक उठी अचानक कि उसने भारत से दुश्मनी मान ली कि ये दुश्मनी है। देखिए सुनिए मेरी बात को, वहां की एक प्राइम मिनिस्टर थी,
वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, अगर वहां के लोगों को इश्यू था तो आप अपने इश्यूज को अपने लॉ के हिसाब से सुलझाइए ना। ये कौन अजीब लोग हैं, अपने पार्लियामेंट में दावा बोल रहे हैं, अपने पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, अपने देश में आग लगा रहे हैं। साथ कहानी यह नहीं है आप इस्लामिक बनिए, बिल्कुल बनिए, 59 का 60 भी बन जाइए। बात प्रॉब्लम ये थी कि रेडिकलाइज सोसाइटी कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। रेडिकलाइज सोसाइटी जो मौलवियों की सोसाइटी है वो कभी भी प्रॉस्पर नहीं बन सकती, वो विनाश की तरफ जाएगी, बम बांधने की तरफ जाएगी। बम बांधो, उड़ाओ, 72 को पाओ और जन्नत पाओ। ये जब मेंटेलिटी आ जाती है, और सज्जाद बुखारी जी को मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इनका क्या होता है कि ये बात सही करते हैं लेकिन बात को इतना ट्रिवलाइज कर देते हैं, इतना डिफ्लेक्ट कर देते हैं कि बात मेन मुद्दे से उबर जाती है। खैर उन पर मैं दूर आता हूं। पाकिस्तान की जो आज हालत है ये ऐसे नहीं हुई है। पाकिस्तान एक टाइम में हमारे इकोनॉमी के बराबर था या थोड़ा आगे भी निकल चुका था। 60s को याद करते हैं हम। बांग्लादेश कितना प्रॉस्पर था, 10 साल पुरानी बात है, ज्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है। जब जब आप रेडिकलाइजेशन की तरफ चलेंगे, आप वहां थोड़े दिन तो खूब आप वहां पे जल से निकालेंगे, थोड़े दिन खूब आपकी वाई वाई होगी। अरे आप हिंदू को मार दीजिए, सबको मार दीजिए, आप वहां से आप भी मार दीजिए, हिंदू को खत्म कर दीजिए पूरी दुनिया से। एक सोसाइटी जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो एक सोसाइटी कहती है कि तुम भी मेरे दोस्त, मेरा पड़ोसी भी दोस्त, मैं भी दोस्त, तुम को क्या फॉलो करते हो, मैं क्या फॉलो करता हूं, मिलके रहते हैं, ऐसी सोसाइटी को ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। और हम लोग वो हैं, मेरे पड़ोस में मुस्लिम रहता है, मेरे पड़ोस में सिख रहता है, मेरे पड़ोस में दूसरा। हम इंडियन आर्मी में क्या होता है, चर्च भी होता है, मस्जिद भी होती है, मंदिर भी होता है, गुरुद्वारा होता है। हम इस चीज को फॉलो करते हैं और हमारे खून में वो शामिल है। लेकिन ये लोग इस्लामिक इस्लामिक इस्लामिक, अरे इस्लामिक सोसाइटी भी सिविलाइज है, लेकिन इस सिविलाइज नहीं। जो लोग पार्टीशन के बाद यहां से गए थे, इन्होंने मुसलमान माना, उनको मुहाजिर कह के उनको अलग कर दिया, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया। और बांग्लादेश में तो ये डिमांड करते थे, इनकी पूरी फौज वहां पे जाके पूरे पूरे गांव के रास्ते में पूरी घेर के डिमांड करते थे कि आज हमको ये चाहिए। और इन्होंने वहां पे क्या अत्याचार किए, जब वहां के लोग अत्याचार से भागे भारत की तरफ और भारत ने सालों तक सहा, उसके बाद हमने वहां पे कुछ एक्शन लेने की प्लान करी। हम ऐसे ही किसी देश में नहीं घुसते। और तुम थे कब अलग से, तुम कब से पड़ोसी हो गए? तुम तो हमारा हिस्सा थे, तुम तो हमारे अंदर थे। हमने तो अपना काट के शरीर तुम्हें अलग दिया है, और अभी भी तुम्हें चैन नहीं है। और अभी भी तुम लोग पूरी दुनिया में गाल बजाते फिरते हो कि हमको इंडिया कर दिया। इंडिया का प्रॉक्सी नहीं है। आज हमारी भाषा मत बोलिए। ये बात हम कहते थे कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी से हम परेशान हैं, इनके सांपों से हम परेशान हैं। अब जो सांप इनको काटने लगे हैं ना, तो ये दौड़ दौड़ के पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर त्राईमान कर रहे हैं। जब इनकी एक तरह से डेथ हो रही है, इनको पॉलिटिकल डेथ हो रही है, इनकी इकोनॉमिकल डेथ हो रही है। आप सुनिए, अफगानिस्तान इनसे समझदार निकला, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो समझदार निकला इनसे। उसने रियलाइज कर लिया कि ये लोग दागाबाज हैं, पैसे के लिए बिकने वाले लोग हैं। पैसा फेंको और इनको चाहे जब खरीद लो, अभी भी ये बिके हुए लोग हैं। और जब जब इनको चाइना देना बंद कर देगा, चाइना के गुण गाएंगे क्या? आज चाइना खुश हो रहा है क्योंकि चाइना इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। सज्जाद बुखारी जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी संजीव मलिक जी, मैं तहम्मुल से आपको सुना है, और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो मीडिया का है या ब्रॉडकास्टिंग का है, उन एथिक्स के मुताबिक ही मैंने रिक्वेस्ट की है होस्ट से कि वो मुझे मौका दे। संजीव मलिक जी, आपने रेडिकलाइजेशन की बात की है। आज यकीन जाने मैं आपको मान जाऊंगा, और आप हमेशा एक मंजे हुए पैनलिस्ट के तौर पर मैंने आपकी तारीफ भी की है, लेकिन जब मैं अपियर होता हूं आप थोड़े जज्बाती हो जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं कुछ हकायक बयान करता हूं। मुझे बताएं, ये रेडिकलाइजेशन की जो आप बात करें कि कोई भी रियासत जब रेडिकलाइज्ड हो जाती है वो तरक्की नहीं कर सकती, मुझे आप बताएं, क्या हिंदुत्व जो है वो रेडिकलाइज्ड नहीं है? क्या वो एक्सट्रीम नहीं है? क्या आप मुझे बताएं, गौ रक्षक के नाम पे लोगों का कत्ल जो है वो एक्सट्रीम नहीं है, रेडिकलाइज्ड नहीं है? आप मुझे बताएं, गांधी का, मेरी जवाब मैं बताया, मुझे मेरी बात पहले पूरी आप सुन ले, मेरी आप पहले पूरी बात सुन ले। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बंगालियों की शहरियत किसने मुअत्तल की? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कौन लेकर आया? आपने बाबरी मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर की कहानी क्यों शुरू की? आपने आजानों पे पाबंदी क्यों लगाई? नहीं विवेक जी, प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा रोकना पड़ेगा, इस प्रोपेगेंडा को रोकना पड़ेगा। हम एक कानून के तहत चल के एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया हमने। और रही बात ये, आप अरे श्रीलंका के आदमी को आपने जला के जिंदा पेट्रोल चला आग लगा दी। अरे पूरा कहां है? मुझे तो शक इस पूरी दुनिया पे कितनी राजनीति गंदी चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर कहां गए लोग? आज कोई भी जलता हुआ आदमी को देख रहे हैं, पेड़ पे टंगा हुआ आदमी जल रहा है। श्रीलंका का आदमी पाकिस्तान की सोसाइटी ने जला दिया और कोई मुंह नहीं खोला, जस्ट कुछ ट्वीट्स कर दिए, वो कर दी। आज कहां है ये यूएन? कहां गया अमेरिका? अरे यूनिस के तो गॉडफादर थे ना बाइडन तो चले गए। अब ट्रंप ने उनको कोल्ड शोल्डर दिया।
और वो ढूंढ रहे हैं न्यू न्यू सर मैं फॉर्मालिटी ढूंढ रहे हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। अभी जो कह रहे थे रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे, हिंदुत्व रेडिकलाइजेशन की, मैं एक लाइन का जवाब दे दूं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट का रुख कर लूंगा। सजाद बुखारी जी, इंटरनेट चलता हुआ आपके यहाँ, सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इन तीनों जगहों में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कहाँ के मुसलमानों में है, कहाँ की मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से राइज कर रही है, ज्यादा सुखी है, वो आपको दिख जाएगा सारा डिटेल कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके यहां से भी ज्यादा सुखी है। ये है रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदुत्व, है ना? तो जवाब दे दूं? ना दीजिए ना, आप जवाब दीजिए मुझे, मैं तो बैठा हूं जवाब सुनने के लिए। ये है रेडिकलाइजेशन ऑफ हिंदुत्व। और आपका रेडिकलाइजेशन क्या है, जो बात संजीव मलिक कर रहे हैं, 8% हिंदू 1947 में, आज 1.5% हिंदू 2025 में। कहां गए करोड़ों हिंदू? जमीन खा गया, आसमान निकल गया? नहीं, कन्वर्ट करा दिए गए, या तो मार दिए गए या फिर धर्मांतरित करा दिए गए। यही हुआ ना? ये है आपका रेडिकलाइजेशन, और हमने अपना रेडिकलाइजेशन आपको बता दिया। आप जो है, आपको मैं मौका, आप पूरी बात तामुल से सुनते हैं, उम्मीद है कि इसका रिस्पॉन्स भी आप सुनेंगे। आप बताइए इसका कहते हैं कि रिस्पॉन्स। मुसलमान सुरक्षित हैं हिंदुस्तान में, यही कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं? अरे भाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मेरे पैनल पे मेजर बैठे हुए, मेजर डॉक्टर अली शाह, अब मैं आपके जवाब देता हूं। आपके देश से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं, वो अली शाह की आपने मिसाल दी है, वो तो अरे भाई साहब, उसकी आपके देश से ज्यादा मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरा सबसे जिगरी यार एक मुसलमान है। बताइए, और आपका क्या है? नाम, ये अली शाह जैसे किरदार मुसलमानों का नाम फिर आप बदनाम पॉइंट करने आउट के मत कीजिए, आप बताइए, मुद्दे पर आइए। है कोई जवाब इसका? रेडिकलाइजेशन में भी मैंने आपको जवाब दे दिया, हिंदुत्व को जो रेडिकलाइज कह रहे थे आप, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। आपके पास कोई पॉइंट है तो बोलिए, फिर बाकी मैं मानू के पास में जाऊं। जी, जवाब ही नहीं सुना आपने मेरा। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित है, क्या गुजरात में मुसलमान सुरक्षित थे? बिल्कुल जिनको आप सुरक्षित है। आप आइए ना, देखिए ना, कहां सुरक्षित नहीं? हिंदुस्तान के किस कोने में सुरक्षित नहीं है? कौन से गुजरात की बात करते हैं आप? कौन सी गुजरात की बात करते हैं आप? बांग्लादेश के मुसलमानों का क्या किया? फिलिस्तीन के मुसलमानों का क्या किया? 30,000 मुसलमानों को मरवाया जॉर्डन के साथ मिलकर आप लोगों ने। अपने ही मुसलमानों पर आप फाइटर जेट से बम गिरवा रहे हैं केपी में। बुखारी जी, क्या बात कर रहे हैं आप यार? कम से कम कुछ तो थोड़ा सा एथिक्स रखिए ना। इतना सा एथिक्स रखिए, इतना फेंकिए, मैं फिर भी संभालूंगा। अब इतना सा भी एथिक्स नहीं रखते बुखारी जी, और इतना फेंक देते हैं, तो मेरा संभालने में मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा फेंका फेंकी कम करेंगे ना, थोड़ा फैक्ट पे रहेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं विवेक जी, आपकी बात मुझे बुरी नहीं लगती है, कोई बात नहीं। अगर आप मैं बुरा लगने वाला बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई लड़ाई भी नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर मुद्दों पे बात की जाए तो थोड़ा सा डिबेट में मजा आने लगता है। आपको मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 1 मिनट बोलिए। वन लाइन सिर्फ सुन। सुरक्षित आप कह रहे हैं, पाकिस्तान में कोई बाबरी मस्जिद जैसा या कोई मंदिर का इंसिडेंट का जिक्र कर लें, गुजरात में कत्तो गारत जैसा कोई वाकया सुना दें। अरे भाई साहब, पाकिस्तान में मंदिर बचे कहां? कहां बचे मंदिर? हवाले से कोई एक आप वाकया 90% मंदिर खत्म हो गए, ज्यादा जर्जर स्थिति में है। कहां है मंदिर भाई? 2-3 मंदिर बचे, उसमें भी जाके मूर्तियों को तोड़ाते हैं आप लोग। यही तो हो रहा है बांग्लादेश में, यही तो बातचीत हो रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान में एक मंदिर भी खत्म हुआ था पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, मैं कल ग्राफिक्स के साथ लिस्ट लगा दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब आपसे डिबेट होगी, मैं ग्राफिक्स के साथ स्क्रीन पे लिस्ट लगा दूंगा। अली शाह आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक करके सर, अब समय सीमित है। बुखारी जी, आपका ये दावा फॉल्स है, आपको भी पता है। अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोला पाकिस्तानी ये एक्नॉलेज नहीं करता, इसको बोला आतंकिस्तानी, तो ये चुप हो गया। एनीवे, इस आतंकिस्तानी को मैं ये कह दूं कि भैया, आप जो फूट डालने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों में, विवेक भाई से मेरी दोस्ती पैंडेमिक कोरोना काल आने से पहले से की, कई साल पहले से की है, ठीक है? आज की नहीं है, जो तुम जो आए हो ना अभी। अच्छा, दूसरी बात मैं कह दूं कि जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश की जो दोस्ती थी पहले, तुम पाकिस्तानियों ने ये साबित कर दिया है कि मौका परस्त हो। उन्हें तुम्हें देखा कि भाई ये मौका है, मार दो थोड़ा। तुम चीन को भी ले आए बीच में, तुम बांग्लादेश की दोस्ती आप चीन से, आप कह रहे हो हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित हैं क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं है। आज की बात है विवेक भाई, आज की बात है, आज की बात है, आज की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण राजू के हाथों एक चादर भेजी थी अजमेर श्रीफ दरगाह में, जो कि बुलंद दरवाजा, वहां पर भी उनका पैगाम वहां पर बुलाया गया था। और किरण राजू ने ये साफ बोला है, यूनियन मिनिस्टर ने, कि मैं जो बोलूंगा, मैं प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं ये बात कहूंगा। तो बेसिकली इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्ट ऑफ सिंबोलिज्म। आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब क्या करते हैं? वो तो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो कि जनरल
केवल हक नहीं किया था वही करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था एक बार कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। तो वही तो आप खिलवाड़ कर जाते हो, वही तो आप करते हो। आपको इतना भी अकल नहीं है, या आपको पता नहीं इसको पैनलिस्ट डॉक्टर किसने बना दिया। बद दिमाग हो आप, अगर फैक्चुअल बात करोगे ना पर्सनल अटैक तो नहीं मैं सर। बात करूंगा आपको। अगर मेरे को सिंधु जल समझौता के आप 3 आर्टिकल गिरा दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा दोस्त। मैंने ये पहले भी पूछा पैनल में, आपकी बोलती ठीक है। बंद हो गई थी। और एक मैंने पर्सनल अटैक नहीं सर, पॉइंट्स पे रहते हैं। सोली सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ वापस लौट रहा हूं। सोली सर, क्या अभी क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिससे कि वहां पर कम से कम एक तो हिंदू कम से कम सुरक्षित हो, उनकी सिक्योरिटी का तो पहले इंतजाम किया जाए और बांग्लादेश को एक कड़ा मैसेज जाए। विवेक जी देखिए, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश अब, अगस्त से पहले नहीं पिछले, लेकिन अब ये तीनों देश वो देश हैं जो सिर्फ कठिन और कठोर भाषा समझते हैं। इन देशों के आमने सामने ना कोई संधि, ना कोई ट्रीटी, ना कोई डायलॉग, ना कोई डिप्लोमेसी काम करती है। जैसे एक जहरीले सांप को कंट्रोल में रखने के लिए लठ मारना पड़ता है, हमें अब कठिन और कठोर कदम उठाने होंगे। अगर हमें जरूरत है तो हमें उनके अंदर ही आतंक फैलाना चाहिए और ओपनली बोलना चाहिए। देखिए 471 बीसी में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक विचारधारक थे, उन्होंने 471 बीसी में कहा था, जो शक्तिशाली होता है वो वही करता है जो वो चाहता है, जो कमजोर होता है वो बस देखता रहता है। वो बात जो शताब्दियों पहले कही थी वो आज भी सही और सटीक है। हमारे पास 5 साल का समय है। 5 साल अगर हमने कड़ी निंदा, बातचीत, डिप्लोमेसी में निकाल दिए, 5 साल बाद हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी, जिसकी चेतावनी जनरल नरावने दे चुके हैं, जनरल अनिल चौहान दे चुके हैं और हमारे कई बड़े जनरल दे चुके हैं। एक दूसरे को गाली गलौज देने से कुछ हल नहीं होगा। हल होगा अगर हम आर्थिक और सैनिक तैयारी करें, क्योंकि हम अब 3.5 फ्रंट वॉर के सामने देख रहे हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, 5 साल बाद कभी भी हो सकती है। ठीक, आप कह रहे हैं कि सिचुएशन अभी वर्स्ट जा सकती है। अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो ये सिचुएशन अभी वर्स्ट हो सकती है और इसके लिए तैयारी करिए। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से मलिक साहब, 10 सेकंड्स में। विवेक जी बहुत शॉर्ट में करूंगा। सोडी जो कहते हैं 100% श्योर है। देखिए दुनिया पे राज उसने किया है जो क्रूर रहा है, लेकिन हम आज का क्रूरता का जमाना नहीं है। आज जमाना माइट का है, इकोनॉमिक माइट प्लस मिलिट्री माइट। जब दोनों को कंबाइन करते हैं ना, तब वो देश अपनी चीजों को आगे ले जा पाएगा। और ऐसे जो सपोले हैं, इनका फन कुचलना बहुत जरूरी है। जहां जहां सपोले मिले उनका फन कुचलना। बुखारी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बुखारी जी अब आप भी कह ही लीजिए, खामा खामे दिल के अरमा आंसू में बह जाए बाद में आपके। नहीं विवेक जी, आप जो है वो 1+1 विंडो जब रखते हैं ना, उसमें ऑडियो लेवल का भी थोड़ा ख्याल रखा करें। तो मैं अलीशा से एक छोटी गुजारिश करना चाहूंगा। ऐसा करूंगा कि अपने साथ ऑडियो काउंसिल लेके बैठूंगा और यहीं से कंट्रोल करूं। भाई साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। आप खामखाम मेरे को ब्लेम करते हैं, मैंने क्या किया? सुन ले अलीशा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। अलीशा, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया, आपको मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरा गूगल पे जाके मेरा नाम क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। तो हमारे यहाँ पश्तो में एक मिसाल देते हैं, चित्तप कुशनीवाल किता डेर वर्कड़े दे। मतलब इसका मतलब ये है कि आपसे बचपन में कोई गलती हुई है और अभी जो है उसके असरात जो है वो मीडिया पे नजर आ रहे हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि मैं उसका दोस्त था, बचपन में हम पहले दोस्त थे। तो मैं पश्तून हूं, थोड़ा ख्याल रखें ये पुरानी बचपन की गलतियों को मेरे सामने। क्या गलती हुई नहीं हुई, हमसे तो हो ही गई 47 में पाकिस्तान अलग करके। वो गलती आज तक भुगत ही रहे हैं, पता नहीं कब ठीक होगी। अब उसके ठीक होने का इंतजार करें या तो फिर उसको ठीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी जी हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर साहब बहुत शुक्रिया, मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सोडी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना है, लेकिन इस डिबेट से कम एक बात तो साफ है कि हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी मुकम्मल तैयारी करनी होगी और आसपास के डेवलपमेंट्स को भी बहुत करीने से देखना होगा, बारीक नजर रखनी होगी। और जो कि मुझे पूरा बिलीव है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी सरकार, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सब इस बारे में जरूर प्लान पर काम कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा भी हो रही होगी। इंडिया बोल रहा है फिलहाल इतना है, वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें बारी आज के इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। सवाल यह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे। सही जवाब दीजिए 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।